अस्सलामुअलैकुम, डॉक्टर मारिया हेयर। आज इस वीडियो में हम हेपेटाइटिस सी के बारे में बात करेंगे कि हेपेटाइटिस सी स्क्रीनिंग प्रेगनेंसी में क्यों इम्पोर्टेंट है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि बुकिंग के वक्त यानी एक फ़ीमेल जब प्रेग्नेंट होती है तो हमल के पहले 3 माह में जब वो एक डॉक्टर को विज़िट करती है तो उसे बुकिंग विज़िट कहते हैं। तो उस बुकिंग विज़िट के दौरान डॉक्टर पेशेंट को कुछ बुनियादी टेस्ट करवाने के लिए कहता है, जिसमें CBC, ब्लड ग्रुप, स्क्रीनिंग, यूरिन आरी एंड अल्ट्रासाउंड फॉर फीटल वेलबींग शामिल हैं। ये बुनियादी टेस्ट करवाना नहायत ज़रूरी है। ये टेस्ट करवाना क्यों ज़रूरी है, इनकी क्या सिग्निफिकेंस है, इन पर अलग अलग वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आज इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली स्क्रीनिंग के बारे में बात करेंगे। एक प्रेग्नेंट लेडी को कई किस्म के इन्फेक्शंस हो सकते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में कुछ स्पेसिफिक इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जिनकी स्क्रीनिंग करवाना नहायत ज़रूरी होता है। यानी कि जानना ज़रूरी होता है कि ये इन्फेक्शन प्रेग्नेंट लेडी को है या नहीं है, क्योंकि उसका असर या तो इस बच्चे पे पड़ रहा होता है जो इस वक्त माँ के पेट में है, या फिर नेक्स्ट प्रेगनेंसी पर पड़ रहा होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो मेन इन्फेक्शन स्क्रीनिंग टेस्ट है वो है रूबेला, सेफिलिस, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी एंड HIV इन्फेक्शन। ये 5 स्क्रीनिंग टेस्ट ऐसे हैं जो एक प्रेग्नेंट लेडी की बुकिंग के वक्त करवाने चाहिए। अगेन इन तमाम इन्फेक्शंस पर अलग अलग वीडियो है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आए और कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। आज इस वीडियो में हम हेपेटाइटिस सी के बारे में बात करेंगे। हेपेटाइटिस सी एक वायरस है जो जिगर की सोजिश करता है। ये जिगर में इन्फेक्शन कॉज करता है। हेपेटाइटिस सी हमारे मुल्क में बहुत कॉमन है। हेपेटाइटिस सी एक साइलेंट किलर है जो तकरीबन 10 साल लेता है जिगर को ख़राब करने में। इसकी क्या अलामात होती हैं? ज़्यादातर लोगों में इसकी कोई सिम्टम्स नहीं होते। मोस्टली इस इन्फेक्शन की वजह से जिस्म में कमज़ोरी होती है और मरीज़ को भूख नहीं लगती। इसके अलावा जिनमें सिम्टम्स आते हैं उन पेशेंट्स का वज़न कम होता है, पेट में दर्द रहता है। ये डिज़ीज़ जैसे जैसे बढ़ती है तो पेशेंट का जिगर ख़राब होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जिल्द और आंखें पीली होना शुरू हो जाती हैं। यूरिन का रंग डार्क होना शुरू हो जाता है और पाखाना हल्के पीले रंग का आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा पेट में पानी पड़ना शुरू हो जाता है और मरीज़ को खून की उल्टी आ सकती है, जो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। इसके अलावा पाखाने में भी खून आ सकता है। जिगर की ख़राबी की वजह से इम्यूनिटी सिस्टम कम हो जाता है, जिसकी वजह से और कई इन्फेक्शन हो सकते हैं। इसके अलावा क्लॉटिंग फैक्टर्स कम होने की वजह से जिस्म में जगह जगह नील पड़ सकते हैं और इजीली ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा पेशेंट को ग़नूदगी तारी हो सकती है और जिगर का कैंसर हो सकता है। अगर हेपेटाइटिस सी एक्यूट डिजीज़ कॉज करे तो पेशेंट का जिगर फ़ौरन से ख़राब हो सकता है और पेशेंट की जान जा सकती है। लेकिन हेपेटाइटिस सी मोस्टली क्रॉनिक लिवर डिजीज़ कॉज करता है, यानी आहिस्ता आहिस्ता ये अलामात आएंगी, आहिस्ता आहिस्ता जिगर ख़राब होगा और जिगर एक दफ़ा ख़राब हो जाए, एक दफ़ा सिकुड़ना शुरू हो जाए तो दोबारा से हम उसको असली हालत में नहीं ला सकते। ये वायरस एक शख्स से दूसरे शख्स में कैसे ट्रांसफ़र होता है, यानी व्हाट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये वायरस एक शख्स से दूसरे शख्स में मोस्टली ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए से फैलता है। यानी अगर मुतासरा फ़र्द का ब्लड किसी दूसरे शख्स को लगाया जाए बग़ैर स्क्रीनिंग किए, बग़ैर टेस्ट किए, तो ये वायरस ईज़िली मुंतकिल हो जाएगा और ये सबसे अहम ज़रिया है। इसके अलावा अगर अद्वियात का इस्तेमाल नीडल्स के ज़रिए से, सिरिंजेस के ज़रिए से किया जाए या ऐसी सिरिंजेस का इस्तेमाल किया जाए जो स्टेरिलाइज ना हो, तो ये भी एक अहम वजह है वायरस के फैलने की। इसके अलावा अगर टैटूज़ बनवाए जाएं विद नीडल्स तो भी ये वायरस फैल सकता है। इसके अलावा अगर डेंटल ट्रीटमेंट करवाया जाए, दांतों का ट्रीटमेंट करवाया जाए, ख़ास तौर पे क्वैक्स के ज़रिए जो मोस्टली सड़क पर बैठे हों, तब भी ये इजीली फैल सकता है। या अगर स्टेरिलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स हॉस्पिटल में इस्तेमाल ना किए जाएं तब भी ये फैलता है। मेरे पास जो मोस्टली पेशेंट्स आते हैं वो या तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए उनको ये वायरस फैलता है या फिर दांतों के ट्रीटमेंट करवाते वक्त फैलता है। इसके अलावा डायलिसिस मशीन के ज़रिए भी ये फैल सकता है और इसके अलावा सैलून के ज़रिए से भी फैल सकता है। आजकल सैलून्स का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है।
अगर एक मेल सैलून में जाता है तो उसको चाहिए कि वो अपनी शेविंग किट अपने पास रखे। इसके अलावा जब फीमेल्स किसी ब्यूटी पार्लर में जाती हैं तो किसी किस्म का भी प्रोसीजर करवाया जाए जिसमें शार्प इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं तो ज़रूरी है कि वो प्रॉपर स्टीरिलाइज्ड हों। ये कोशिश करनी चाहिए कि शार्प निडल से कोई प्रोसीजर ना करवाया जाए। अगर कोई प्रोसीजर करवाना पड़े तो वो इंस्ट्रूमेंट्स अपने खुद ख़रीद लें, क्योंकि इस डिजीज़ की कोई भी वैक्सीनेशन नहीं है, इसमें हम सिर्फ प्रिवेंशन कर सकते हैं। अक्सर लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि क्या हेपेटाइटिस सी पार्टनर को ट्रांसफ़र हो सकता है? तो आंसर है येस। हेपेटाइटिस सी पार्टनर को ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन इसके चांसेस नहायत कम होते हैं, यानी 5% से भी कम चांसेस होते हैं। हेपेटाइटिस सी मोस्टली ब्लड के थ्रू फैलता है। बॉडी फ्लूइड्स के ज़रिए इसके फैलने के चांसेस नहायत कम होते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल इस वीडियो से रिलेटेड कि क्या हेपेटाइटिस सी बच्चे को ट्रांसफ़र हो सकता है? तो इसका आंसर है यस। ये वायरस माँ से बच्चे में मुंतकिल हो सकता है, मोस्टली डिलीवरी के वक्त। डिलीवरी से पहले भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत रेयर है। इसके अलावा डिलीवरी के बाद भी हो सकता है। अगर मुतासरा खातून अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती है तो अगर उसके निपल्स क्रैक हैं, ज़ख्मी हैं, तो वहाँ से ब्लड की लीकेज की वजह से अगर वो ब्लड बच्चे के मुंह में जाए तो उसमें वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है। माँ से बच्चे में दौराने डिलीवरी इस वायरस के मुंतकिल होने के चांसेस 3 से 5% होते हैं। बुकिंग के वक्त एक प्रेग्नेंट लेडी की हेपेटाइटिस सी स्क्रीनिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये जानना क्यों ज़रूरी है कि उस हामला खातून को हेपेटाइटिस सी है या नहीं है। इसका पहला मकसद ये होता है कि हम ये चेक करें कि हेपेटाइटिस सी है या नहीं है। अगर उसको हेपेटाइटिस सी नहीं है तो हम उससे एहतियाती तदाबीर बताएंगे कि कैसे वो हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन को एक्वायर करने से बच सकती है। कि अगर उससे दौरान हमल खून लगवाना पड़ जाए तो वो ऐसे शख्स से खून ले जिसमें हेपेटाइटिस सी ना हो, यानी वो प्रॉपर स्क्रीन्ड हो, यानी उसका प्रॉपर टेस्ट हुआ हो। इसके अलावा अगर वो कोई भी दवाई का इस्तेमाल करती है नीडल्स के ज़रिए तो वो सिरिंजेस, वो नीडल्स प्रॉपर स्टीलाइज्ड हों। अगर पेशेंट को हेपेटाइटिस सी आ जाता है तो उस पेशेंट की फाइल पर प्रॉपर हेपेटाइटिस सी बड़ा बड़ा लिख दिया जाता है, ताकि वो जब भी एंटीनेटल केयर के लिए हॉस्पिटल में आए तो डॉक्टर को और नर्सिंग स्टाफ को जो उसके इलाज से मुंसलिक हैं उन्हें पता हो कि इस पेशेंट को हेपेटाइटिस सी है। क्योंकि ऐसे पेशेंट का इलाज करते हुए डॉक्टर्स और स्टाफ थोड़ी सी एहतियात बरतते हैं, प्रॉपर ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं। हमारा ये मकसद होता है कि हेपेटाइटिस सी कम्युनिटी में ना फैले। वो डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ जो आपकी केयर करते हैं, आपकी बच्चे की केयर करते हैं, उनकी अपनी हिफाजत के लिए भी ज़रूरी है कि ये हेपेटाइटिस आपके ज़रिए उन तक ना फैले। अब क्योंकि माँ में हेपेटाइटिस सी की तशखीस हो गई है और दौरान हमल हम उसे कोई भी अद्वियात नहीं दे सकते, लेकिन तो हम उसको डिलीवरी के बाद कहेंगे कि जब वो बच्चे को दूध पिलाना छोड़ दे तो वो अपना प्रॉपर इलाज करवाए, क्योंकि इसका इलाज बहुत आसान है और इजीली इसका इलाज हो जाता है। इसके अलावा उसने जो बच्चा पैदा किया है उसका टेस्ट भी करवाना नहायत ज़रूरी है जब वो बच्चा 18 माह का हो जाए। उससे पहले टेस्ट करवाने का फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि माँ के अंदर मौजूद एंटीबॉडीज़ हेपेटाइटिस सी के ख़िलाफ़ वो अम्बिलिकल कॉर्ड के ज़रिए, वो ट्यूब जो माँ और बच्चे को कनेक्ट करती है उसके ज़रिए बच्चे में चली जाएंगी। और अगर हम टेस्ट 18 माह से पहले बच्चे का करेंगे तो वो टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा, और अगर बच्चे में ट्रांसफ़र ना भी हुआ हो तो टेस्ट के रिज़ल्ट गलत आएंगे। इसीलिए 18 माह के बाद हम उस बच्चे का टेस्ट करेंगे कि उसका हेपेटाइटिस सी है या नहीं है। तो हमारा एक मकसद स्क्रीनिंग का ये भी होता है कि आगे चलकर उस बच्चे का हम टेस्ट करें कि उसमें वो इन्फेक्शन है या नहीं है। इसके अलावा स्क्रीनिंग का एक और मकसद ये भी होता है कि अगर हेपेटाइटिस सी सीवियर स्टेज पे है, वायरल लोड बहुत ज़्यादा है और पेशेंट को क्रॉनिक लिवर डिजीज़ या सिरोसिस के साइन और सिम्टम्स बहुत ऑब्वियस हैं, LFTs बहुत डिरेंज्ड हैं, आंखें बहुत पीली हो गई हैं, पेट में पानी पड़ गया है, जिस्म में खारिश शुरू हो गई है, तो ऐसी लेडी इस बच्चे को कैरी नहीं कर सकती, वो ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं कर सकती। बच्चा वैसे ही पेट में फोत हो जाएगा और माँ को जान का खतरा हो सकता है। तो हो सकता है कि इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना पड़ जाए, ख़त्म करना पड़ जाए। इसीलिए इसकी स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम इसकी स्क्रीनिंग करवाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, हम किस तरह से इस टेस्ट को लिखते हैं? हम लिखते हैं हेपेटाइटिस सी वायरस एंटीबॉडी टेस्ट, या हम इसको लिखते हैं एंटी हेपेटाइटिस सी वायरस टेस्ट। हम इसमें क्या चेक करते हैं? एंटीबॉडीज़, वो फौज जो तैयार हुई है हेपेटाइटिस सी वायरस के ख़िलाफ़ ब्लड में।
आप अक्सर पेशेंट से कहते हैं कि जी मुझे हेपेटाइटिस सी है, तो मेरी डिलीवरी कैसे होगी, नॉर्मल डिलीवरी होगी या मेरा ऑपरेशन करना पड़ेगा? क्योंकि अगर किसी पेशेंट को एड्स हो, HIV इन्फेक्शन हो, तो उस पेशेंट का हमेशा सिजेरियन करना पड़ता है, यानी बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता है। लेकिन किसी पेशेंट को अगर हेपेटाइटिस सी हो तो हेपेटाइटिस सी की वजह से उसके मोड ऑफ डिलीवरी पर फ़र्क नहीं पड़ता, यानी उसके बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको नॉर्मल डिलीवर करवाना चाहिए। अक्सर पेशेंट्स ये सवाल करती हैं कि हमें हेपेटाइटिस सी है तो क्या हम अपने बच्चे को अपना दूध पिला सकते हैं? तो इसका आंसर है येस। अगर किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस सी है तो ये इन्फेक्शन ब्रेस्ट मिल्क के ज़रिए से बेबी में ट्रांसफ़र नहीं होगा। सिर्फ इस बात का ख्याल रखा जाए, जैसे मैंने पहले बताया, कि निपल्स क्रैक ना हो, उनमें ज़ख्म ना हो, ताकि वहाँ से खून बच्चे के मुंह में ना जाए। मेरी इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट की जाए। हर शख्स को चाहिए कि वो 3 से 5 सालों के बाद हेपेटाइटिस सी की स्क्रीनिंग ज़रूर करवाए, ये चेक ज़रूर करवाए कि उसके जिस्म में हेपेटाइटिस सी वायरस है या नहीं है। क्योंकि अगर वायरस मौजूद नहीं है तो वो प्रिकॉशनरी मेजर्स जारी रखिए, लेकिन अगर वायरस मौजूद है तो इसका ट्रीटमेंट अब नहायत आसान हो गया है। अब इसका ट्रीटमेंट गोलियों के ज़रिए भी किया जा सकता है, जिसका कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, सिर्फ जिस्म में दर्द और कमज़ोरी महसूस होती है। सबसे अहम चीज़ ये है कि हेपेटाइटिस सी से बचा जाए, इसकी प्रिवेंशन सबसे अहम है। हेपेटाइटिस सी की क्योंकि वैक्सीनेशन मौजूद नहीं है, इसीलिए एहतियात इलाज से बेहतर है। वो नौजवान लोग जिनकी अभी शादी नहीं हुई, ज़रूरी है कि वो स्क्रीनिंग करवा लें। अगर स्क्रीनिंग में हेपेटाइटिस सी आता है तो वो इसका इलाज करवा लें शादी से पहले ही, क्योंकि हेपेटाइटिस सी का इलाज नहायत आसान है। 3 से 6 माह में इसका इलाज आराम से हो जाता है और अब इसका इलाज सस्ता भी हो गया है। क्योंकि अगर इसका इलाज बर वक्त ना कराया जाए तो क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और पेशेंट की जान को ख़तरा हो सकता है। अगर जिगर बहुत ख़राब हो जाए तो ट्रांसप्लांट की भी नौबत आ सकती है। जो ख़वातीन हामला है उनके लिए ज़रूरी है कि वो स्क्रीनिंग अपनी करवाएं। अगर उनकी ब्लड में वायरल लोड बहुत ज़्यादा है या क्रॉनिक सिम्टम्स अपीयर हो गए हैं, हालत बहुत ख़राब हो गई है, तो हो सकता है इस प्रेगनेंसी को यहाँ ही ख़त्म कर दिया जाए और नौबत यहाँ तक भी आ सकती है कि जान बचाने के लिए लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ जाए। लेकिन अगर क्रॉनिक लीवर डिजीज़ अभी नहीं हुई, यानी अभी जिगर की ख़राब की अलामात ज़ाहिर नहीं हुई, तो दौरान हमल डॉक्टर आपकी मॉनिटरिंग करेगा कि वायरल लोड ज़्यादा फैल तो नहीं रहा। क्योंकि दौरान हमल हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो अद्वियात जो हेपेटाइटिस सी के इलाज के लिए दी जाती हैं, इंटरफेरॉन एंड रेबाविरिन, ये बच्चे पर बुरा असर डालती हैं। इसीलिए ये अद्वियात हम हमल के दौरान नहीं दे सकते। लेकिन जैसे ही डिलीवरी होती है और जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाना बंद कर देती है तो उसके बाद तो ऐसी ख़वातीन का इलाज किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल और लोगों की आगाही के लिए इसको शेयर कीजिए। थैंक्स।